Good morning friends. Before watching part 3 of components of acceleration, please watch part 1 of components of acceleration, especially components of acceleration in curvilinear coordinates. Because most of the results of components of acceleration in spherical coordinates are dependent on components of acceleration in curvilinear, so please watch that video part 1 of components of acceleration and then start this video. All the components of acceleration are very important from the point of view of examination, and almost every time one question of 6 marks is from this topic, component of acceleration in different type of coordinates. So now come to the topic, and the topic is component of acceleration in spherical coordinates. तो अब तक कर्वीलिनियर के अंदर देखिए हमने कंपोनेंट्स क्या लिए थे, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1, u2, u3, वो तो हमने लिए थे कर्वीलिनियर के केस के अंदर। अब देखिए स्फेरिकल के केस के अंदर हम कंपोनेंट्स क्या लेते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं r, थीटा, फाई। ठीक है, यानी कि कर्वीलिनियर के अंदर जहाँ जहाँ हमने u1, u2, u3 का यूज़ किया था वहाँ हमें r, थीटा, फाई का यूज़ करना है। डैट इज़ यहाँ पर u1, u2, u3 r, थीटा, फाई होंगे, जहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, u1 इज इक्वल टू r रखना है, u2 इज इक्वल टू थीटा एंड u3 इज इक्वल टू फाई। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब आपने कंपोनेंट्स किए थे सिलेंड्रिकल के अंदर तो हमने क्या देखा था, हमने H1, H2, H3 को क्या लिया था, 1 R 1, बट इसके अंदर स्फेरिकल के अंदर हमारे पास H1, H2, H3 की वैल्यूज़ होती हैं 1 R साइन थीटा, यानी कि H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू R एंड H3 इज इक्वल टू R साइन थीटा। ठीक है, अब ये H1, H2, H3 सिमिलरली u1, u2, u3 हमने फाइनली कहाँ पर यूज़ किए थे, वेक्टर ऑपरेटर के अंदर, डेट इज जहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट करते थे, 1/h1 कर्ल बाय कर्ल u1, 1/h2 कर्ल बाय कर्ल u2 एंड 1/h3 कर्ल बाय कर्ल u3। देखिए ये वैल्यू हमने यूज़ की थी कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन कर्वीलिनियर के केस में। अब हमारे पास हमें स्फेरिकल के केस में निकालना है, तो इन छयों की वैल्यू है H1, H2, H3 एंड u1, u2, u3। तो H1 की वैल्यू 1, यानी कि कर्ल बाय कर्ल, यहाँ पर तो 1 आया तो हमने कुछ भी नहीं मेंशन किया, u की जगह हमने r मेंशन कर दिया, 1/h2, h2 को हमने r से रिप्लेस करना है। उसके बाद कर्ल बाय कर्ल u2, डेट इज कर्ल बाय कर्ल ऑफ थीटा, 1/h3 डेट इज r साइन थीटा, कर्ल बाय कर्ल ऑफ फाई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, वेक्टर ऑपरेटर की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए एक बार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था कर्ल q बाय कर्ल t प्लस में वेक्टर ऑपरेटर हाफ q स्क्वायर प्लस कर्ल ऑफ q क्रॉस q। ठीक है, अब इस वैल्यू के अंदर देखिए आप ध्यान से, हमने अभी तक क्या किया है, f के हम कंपोनेंट्स निकाल देते हैं, f1, f2, f3 और इन सभी के कंपोनेंट्स भी निकाल देते हैं। अब हमारे पास 1 बाय 1 हमें इन सब के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए कर्ल q बाय कर्ल t के कंपोनेंट्स, कर्ल बाय कर्ल t। ठीक है, ये तो हमने रखा एज इट इज़। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स q के क्या हैं, q1, q2, q3, कॉमास की फॉर्म में लिख दीजिए या प्लस की फॉर्म में लिख दीजिए, बात एक ही है, लेकिन अब हम सभी को कॉमास में लिख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ भी कॉमास यूज़ कर लिए। बाकी आप जो है इसके अंदर कॉमास को रिप्लेस करके Q1 ई कैप प्लस
Q2 E2 कैप प्लस Q3 E3 कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में कंपेयर करके तो हमें कॉमर्स के अंदर ही ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि F इज़ ऑल्सो F1 E कैप प्लस F2 E2 कैप प्लस F3 E3 कैप, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वैल्यू है इसकी हम निकालते हैं, इस चीज़ की वैल्यू। देखिए सबसे पहले हमने जब लिखा वेक्टर ऑपरेटर हाफ क्यू स्क्वायर, एक बार अगर हम अंदर की वैल्यू निकाल लें, यानी कि इस चीज़ को ऐसे ही रखें, बाहर 1/2 भी बेशक से रख दें, और अंदर क्या आ जाएगा Q1 स्क्वायर, Q2 स्क्वायर एंड Q3 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि E1 का कंपोनेंट E1 के साथ मल्टीप्लाई, E2 का कंपोनेंट E2 के साथ एंड E3 का कंपोनेंट इज मल्टीप्लाइड विद E3। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर की वैल्यू रखिए, यानी कि कर्ल बाय कर्ल R 1/r, कर्ल बाय कर्ल थीटा 1/r साइन थीटा, कर्ल बाय कर्ल फाई, ठीक है। बाहर हमने एज इट इज़ रखना है Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो ये चीज़ जो है इसके साथ ये पूरा भी आएगा और 1/2 भी, क्योंकि Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर और बाहर हाफ, हर चीज़ के साथ ही इसको तो हमने मेंशन करना ही है। देखिए अब नेक्स्ट रो के अंदर मैंने सिर्फ क्या किया, हाफ एज इट इज़ सबके अंदर लिख रखा है। Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर Q3 स्क्वायर को तीनों के साथ लिख दिया और एक एक कॉम्पोनेंट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द कॉम्पोनेंट्स। दिस इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ऑपरेटर हाफ ऑफ Q स्क्वायर, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अब दो चीज़ों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमें थर्ड पे जाना है, डेट इज कर्ल Q क्रॉस Q। अब देखिए हमें कर्ल Q निकालना है। कर्ल Q के बारे में हमने पार्ट 1 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, प्लीज़ वहाँ पर जाके देख लीजिए। यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ उसकी, सिर्फ डायरेक्ट जो वहाँ पर रिजल्ट आया था कर्ल Q को सॉल्व करने के बाद वो लिखूँगी। अब देखिए कर्ल Q की हम एक बार वही एज इट इज़ वैल्यू लिख रहे हैं जो हमारे पास कर्विलीनियर के में आई थी, यानी कि कर्ल Q इक्वल टू xi इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3। उसके बाद फर्स्ट रो के अंदर आए थे यूनिट वेक्टर्स यानी कि E1 कैप E2 कैप और E3 कैप, ठीक है। सेकेंड रो के अंदर हमारे पास आए थे द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ऑपरेटर, डेट इज कर्ल बाय कर्ल U1, कर्ल बाय कर्ल U2, कर्ल बाय कर्ल U3। यहाँ पर नीचे H1 H2 H3 भी था, जब हमने C1 C2 C3 को H1 H2 H3 से मल्टीप्लाई किया था तो वो कैंसिल हो चुके थे। अब यहाँ पर H1 Q1 H2 Q2 एंड H3 Q3 ये आई हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, देखिए जब हमने इसे एक्सपेंड किया था तो हमारे पास क्या आया था। फर्स्ट टर्म के अंदर जब हमने उसमें एक्सपेंड किया था तो H1 कैंसिल हुआ था। जो रिजल्ट्स वहाँ पर आए थे वो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। ये वैल्यूज़ हमने कर्विलीनियर वाली लिख दी। इसके बाद देखिए इसी के अंदर जो हमने स्टार्टिंग के अंदर लिया था वो क्या लिया था, H1 H2 H3 को हमने इनकी वैल्यूज़ ली थी 1r और r साइन थीटा, क्योंकि स्फेरिकल के अंदर यही वैल्यूज़ होती हैं। एंड U1 U2 U3 को हमने लिया था r थीटा एंड साई। सेम टू सेम एज इट इज़ यही वैल्यू अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखिए 1/H2 H3 यानी कि 1/r स्क्वायर साइन थीटा, कर्ल अपॉन कर्ल U2, कर्ल अपॉन कर्ल थीटा, H3 Q3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ H3 Q3? r साइन थीटा Q3 माइनस में कर्ल अपॉन कर्ल साई H2 Q2 r Q2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट। इसके बाद देखिए अब सिर्फ सेकंड कंपोनेंट हम लिख रहे हैं इसके अंदर, तो बाहर है H1 H3, H1 इज़ 1 एंड H3 इज़ r साइन थीटा
और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कर्ल अपॉन कर्ल u3 है तो यहाँ पर साई मल्टीप्लाई के अंदर h1 q1, h1 इज 1 एंड q1 इज q1 माइनस कर्ल बाय कर्ल u1, u1 इज कर्ल r एंड द वैल्यू ऑफ h3 q3 r sin थीटा q3, ठीक है। नाउ द लास्ट कॉम्पोनेंट इज 1 बाय h1 h2, 1 अपॉन r u1 यानी कि कर्ल बाय कर्ल r, देन h2 q2 r q2 माइनस u2 थीटा एंड मल्टीप्लाई ऑफ h1 q1, h1 is 1 and q1 is q1, this is e2 e3 e2 and e1। तो ये कर्ल Q के कॉम्पोनेंट्स और कर्ल Q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्साई। सो हम इन कॉम्पोनेंट्स को लिख सकते हैं E1 के जो साथ कॉफिशिएंट है उसको हम बोल सकते हैं एक्साई 1, इसको एक्साई 2 और इसको एक्साई 3। सो द वैल्यू ऑफ एक्साई 1 एंड एक्साई 2 एज इट इज़, यही वैल्यूज़ हमने कॉपी करके अलग से लिख दी, देखिए, ठीक है। अब ये तो हमने क्या लिखा, E1 का कॉफिशिएंट, E2 का कॉफिशिएंट एंड द कॉफिशिएंट ऑफ E3। अब इसके बाद हमने इसको और सॉल्व करना है, देखिए बाहर 1 अपॉन r साइन थीटा एज इट इज़ r स्क्वायर। देखिए जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, सबसे पहले r बाहर, जैसे UV रूल हम लगाते हैं, r बाहर, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया तो cos थीटा q3। अब इन अंदर वाले पे भी UV लग रहा है और बाहर से भी UV लग रहा है, डेट इज, इसके बाद प्लस, अब इसके बाद साइन थीटा एज इट इज q3 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, ब्रैकेट्स बंद, माइनस में। अब देखिए हमने क्या किया, सेकेंड पार्ट के अंदर ये चीज़ एज इट इज़ और कर्ल r बाय कर्ल थीटा डेट इज़ 0, तो वो टर्म हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि 0 से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म के अंदर देखिए, इनके अंदर भी UV लगाइए, सबसे पहले r एज इट इज़ q2 का विद रिस्पेक्ट टू साई, देन q2 बाहर और कर्ल r बाय कर्ल साई डेट इज़ 0, तो टर्म बन जाएगी पूरी की पूरी 0, तो ये हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर ही ब्रैकेट्स बंद। अब देखिए इसको सॉल्व तो हमने कर लिया, सबके अंदर से r कॉमन है तो एक r को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, डेट इज़ यहाँ पर नीचे बन जाएगा 1 अपॉन r साइन थीटा, यहाँ से ये वाला r और यहाँ से ये वाला r, अगर हम जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, cos थीटा q3 प्लस साइन थीटा कर्ल q3 बाय कर्ल थीटा माइनस कर्ल q2 बाय कर्ल ऑफ साई, ठीक है। यहाँ पे एक्साई 1 की वैल्यू कंप्लीट। अब देखिए एक्साई 2 के अंदर हमें क्या करना है, 1 अपॉन r साइन थीटा, जब हमने q1 का विद रिस्पेक्ट टू साई किया तो कर्ल q1 अपॉन कर्ल साई, इनके ऊपर अगेन हम UV रूल लगा देंगे, सबसे पहले r बाहर, ठीक है, r बाहर लिया और इसका विद रिस्पेक्ट टू हमने r डिफरेंशिएट करना है, तो जब r के विद रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया तो साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करते ही बन जाएगा 0, ठीक है। और जब q3 का किया विद रिस्पेक्ट दैट इज माइनस r साइन थीटा एज इट इज, देखिए r ये बाहर वाला r था ही सही, ठीक है, साइन थीटा भी एज इट इज। अब हमने इसके अंदर क्या किया, q3 का विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, यानी कि हमने r बाहर लेकर, देखिए दोनों में है r बाहर लिया था, साइन थीटा और q3 पर हमने UV रूल का यूज़ किया था। इसके बाद ये टर्म कंप्लीट। अब इसके बाद जब UV रूल हमने r एक टर्म ली थी ये, यानी कि u लिया था ये, v लिया था ये, u को एज इट इज़ रख के v का डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं, v को एज इट इज़ रख के u का डिफरेंशिएट करना है, बाहर तो माइनस है एज इट इज़। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये दो टर्म्स एज इट इज़, इसके बाद कर्ल r अपॉन कर्ल r डेट इज़ 1, ठीक है, तो ये आई पूरी इसकी वैल्यू। अब देखिए इसके अंदर कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो 1 अपॉन r साइन थीटा बाहर एज इट इज़, अंदर की टर्म्स आएंगी कर्ल q1 अपॉन कर्ल साई
माइनस आर साइन थीटा Q3 minus sin theta Q3. This is the complete value of xi2. Now come to the xi3. जब आपने xi2 और xi1 की वैल्यू निकाली तो xi3 की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले देखिए 1/r हमने लिया एज इट इज़। अब इसके अंदर u v रूल लगाएंगे, डेट इज़ u और ये v, इसका कर्ल r बाई कर्ल r Q2 रखा एज इट इज़ और r का विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट किया, प्लस r एज इट इज़ Q2 का हमने विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट किया, माइनस यहाँ पर तो है ही सिंगल टर्म तो एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद देखिए कर्ल r बाई कर्ल r इज़ 1, डेट इज़ यहाँ पर बाहर 1/r Q2 प्लस r Q2 कर्ल बाई कर्ल r माइनस Q1 कर्ल बाई थीटा, ठीक है। ये आ गया xi3 की वैल्यू। तीनों ही कंपोनेंट्स हम निकाल चुके हैं। ध्यान से देखिए f के सारे कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू जो हम कर चुके हैं। इवन हम तो कर्ल q की कंपोनेंट्स भी निकाल चुके हैं। अब कर्ल q के कंपोनेंट्स को अगर हम q के साथ क्रॉस कर दें तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट, ठीक है। तो अभी हम यही करते हैं। देखिए जब हमने कर्ल q क्रॉस q किया, डेट इज़ xi क्रॉस xi2, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर इसका क्रॉस करना है। फर्स्ट रो के अंदर e1, e2, e3 यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं। सेकंड रो के अंदर xi1, xi2 एंड xi3। थर्ड रो के अंदर q1, q2, q3। अब जब इसके कंपोनेंट्स आएंगे तो xi1 के साथ क्या आएगा, xi2 q3, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की q2 xi3, e1 कैप प्लस में e2 कैप xi3 q1 माइनस xi1 q3 प्लस e3। इसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो पार्ट 1 के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब हमारे पास जो मेन और जो लास्ट काम बच गया इस आर्टिकल के अंदर वो है xi1, xi2 और xi3 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो एक बार देखिए xi2 q3 माइनस q2 xi3 की वैल्यू क्या आएगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ xi2, ये पूरी वैल्यू, इसको हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट विथ q3, तो कर दीजिए। हमने इसके अंदर सिर्फ ये पूरी वैल्यू xi2 की थी, इसके साथ q3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस के अंदर q2 को मल्टीप्लाई करना है xi3 के साथ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ xi3, दिस वैल्यू अपॉन में r q2 प्लस r कर्ल q2 कर्ल r माइनस में कर्ल q1 अपॉन में कर्ल थीटा, ठीक है। ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू निकाल ली। इसे और ज़्यादा सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फ़िलहाल तो। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, xi3 q1 माइनस xi1 q3, यही है ना नेक्स्ट कंपोनेंट, यहाँ से देखना है। अब xi3 की वैल्यू यही थी, या फिर हम यहाँ से देखें तो ये वाली वैल्यू थी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है q1 के साथ, तो q1 अपॉन में r, मेरे पास पुट करके वैल्यू आ गई ये। नेक्स्ट के अंदर xi1 के डॉट प्रोडक्ट q3 के साथ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ xi1, द होल वैल्यू, इसके प्रोडक्ट q3 के साथ, तो q3, या फिर यहाँ पर साइन मत लगाइए, यहीं लगा लीजिए, r साइन थीटा, और पूरी वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे। मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नया कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, जो कि बहुत इजी काम है। उस पेज में से एज इट इज़ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ थर्ड वैल्यू इज़ एंड द लास्ट वैल्यू इज़ xi1 q2 xi2 q1, ठीक है। इसकी वैल्यू भी सेम, जहाँ से हमने xi2 q3 माइनस q2 xi3 ये निकाली, इस टाइप से ही हम निकाल लेंगे। देखिए सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द थ्री। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब देखिए हमारे पास और कुछ भी काम नहीं रहा, ये सारी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। अब हम f1, f2, f3 की वैल्यूज़ पे आते हैं, ठीक है। सो अब एक्सेलरेशन
के कंपोनेंट्स में जब हम कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल का सारा काम कर रहे थे तो हम हर चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट थी हम वो सब निकाल चुके हैं। अब फाइनली हमें कंपोनेंट निकालने हैं, तो F1, F2, F3 की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने जो जो वैल्यू निकाली है उन सब का फर्स्ट कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए सबसे पहले जो हमने F का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर देखिए, उसमें फर्स्ट थी कर्ल Q बाय कर्ल T। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, देखिए कर्ल Q 1 कर्ल T। एज इट इज़ इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास सेकेंड थिंग क्या थी, वेक्टर ऑपरेटर हाफ ऑफ Q स्क्वायर। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, दिस वन, यानी कि हाफ कर्ल बाय कर्ल R Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे के बाद अब थर्ड कंपोनेंट में कर्ल Q क्रॉस Q। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट था देखिए क्या था, कर्ल Q क्रॉस Q जो हमने निकाला था। सबसे पहले कर्ल Q की वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी थी, और इसके बाद भी जब हमने इसको क्रॉस Q किया था तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब इसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था, ये वाला। अब ये सारी वैल्यू हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए Q3 बाय R साइन थीटा कर्ल Q1, मतलब हम इसके अंदर क्या करें, अब अभी तो ब्रैकेट्स आती है, अब ब्रैकेट्स को भी खोल देना है साथ में जब लिखते हुए, ताकि कोई टर्म कैंसिल होए तो हो जाए, ठीक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, Q3 R साइन थीटा कर्ल Q1 अपॉन में कर्ल साई माइनस, देखिए क्या थी, Q3 कर्ल Q3 अपॉन में कर्ल R, क्योंकि सेकेंड टर्म के अंदर ये R साइन थीटा से R साइन थीटा कैंसिल, तो Q3 कर्ल Q3 बाय कर्ल R बच गया और विद नेगेटिव साइन। अब थर्ड टर्म के अंदर साइन थीटा कैंसिल, यानी कि Q3 बाय में R Q3, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म के अंदर Q2 का स्क्वायर अपॉन में R माइनस Q2 कर्ल Q2 बाय कर्ल R प्लस में Q2 बाय में R कर्ल Q1 बाय कर्ल ऑफ थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अब देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू आई है, और इसको भी अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया, देखिए कर्ल Q1 एज इट इज़, इस चीज़ को हमने और खोल लिया, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R कर दिया, डेट इज़ 1/2 एज इट इज़ Q1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू R, डेट इज़ 2Q1 कर्ल Q1 बाय कर्ल R। नेक्स्ट 2Q2 कर्ल Q2 बाय में कर्ल R अपॉन में 2। नेक्स्ट 2Q3 बाय 2 कर्ल Q3 बाय में कर्ल R, दिस ऑल 2 कैंसल आउट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी टर्म्स एज इट इज़ कॉपी करनी है, ठीक है। देखिए इन सब को कॉपी करके ये आया है। इसके बाद देखिए अब कुछ टर्म कैंसिल होंगी तो उनको कर देंगे, जो नहीं हुई उनको रिमेनिंग को लिख देंगे। फर्स्ट टर्म कर्ल Q1 बाय कर्ल T कहीं पर भी रिपीट नहीं है। नेक्स्ट टर्म Q1 कर्ल Q1 बाय QR कर्ल R, देखिए कहीं पर है, नो। थर्ड टर्म Q2 कर्ल Q2 बाय कर्ल R, देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये टर्म हमें यहाँ मिल गई, कैंसिल आउट। Q3 कर्ल Q3 अपॉन कर्ल R, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये वाली टर्म है। इसके बाद कोई भी टर्म रिपीट नहीं आएगी, तो हम जो हमारे पास टर्म्स बच गई हैं वो लिख देंगे। एक तो ये फर्स्ट वाली टर्म बच गई है, एक Q1 कर्ल Q1 बाय कर्ल R। नेक्स्ट कौन सी टर्म बच गई, Q2 बाय R कर्ल Q1 बाय कर्ल थीटा, ये वाली लिखी है मैंने। देन ये वाली Q3, देखिए मैं इनको उल्टा सीधा क्यों लिख रही हूँ, फ़र्क अगर सारी सीधी ऐसे की ऐसे लिख देंगे तब भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ क्या किया है, पहले Q1 जिसके कोफिशिएंट में था वो लिखा है, देन Q2 देन Q3। उसके बाद ताकि कोई अगर फॉर्मूला बन रहा हो तो हम कोई ऑपरेटर यूज़ कर सकें इनकी वैल्यू के बजाय। देखिए ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू के बाद हमें क्या करना है, हमें उस डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू याद है जो हमने यूज़ किया था स्फेरिकल के अंदर। तो देखिए एक बार इस पूरे के पूरे ऑपरेटर को इन फर्स्ट 4 टर्म्स के अंदर से अगर हम कॉमन ले लें Q1, तो d/dt
कर्ल बाय कर्ल टी, मतलब हम इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, Q को रिमूव करके सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन था अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर T, यहाँ पर R, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर साई। तो मैंने क्या किया, उनमें सब में से Q1 को रिमूव करके बाकी की टर्म्स एज इट इज़ लिख दी हैं। देख लीजिए, बेशक चेक कर लीजिए। R साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल फाई, इस पूरे को हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर मान लिया कुछ, ठीक है। तो जब हम F1 की वैल्यू को लिखेंगे तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ Q1, ठीक है, माइनस में Q2 स्क्वायर बाय R माइनस में Q3 स्क्वायर बाय में R, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू। अब ये आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, बट स्टिल अगर माइंड में है कि बिल्कुल बुक का एज इट इज़ हमें आंसर लिखना है, या फिर मैंने आपको यही सेम बात सिलेंड्रिकल में करा दी थी कि अगर हम Q के कंपोनेंट्स Q1, Q2, Q3 की जगह U, V, W लेते तो उस केस में हमारे पास आंसर आता Q1 इज़ U/dt माइनस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर बाय R। कुछ नहीं किया मैंने, माइनस कॉमन लेके, यानी कि Q1 की वैल्यू U, Q2 की वैल्यू V और Q3 की वैल्यू W सब्स्टिट्यूट किया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट F2 पर। देखिए F2 की वैल्यू क्या आती है। देखिए F2 की वैल्यू के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर F2 हमने लिखा। अब देखिए F2 वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हर इक्वेशन में जितने भी वैल्यूज थे उनका सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए यहाँ पर जब हमने F की वैल्यू थी हमारे पास, इसके अंदर कर्ल Q बाई कर्ल T का सेकंड कंपोनेंट दैट इज कर्ल Q2 बाई कर्ल ऑफ T, ये लिख देंगे कर्ल Q2 बाई में कर्ल ऑफ T प्लस में। अब देखिए इस चीज़ का सेकंड कंपोनेंट यानी कि ये पूरा फ्रॉम दिस कॉमा टू दिस 1/2 R कर्ल बाय कर्ल थीटा Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर। देखिए वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट कर्ल Q क्रॉस Q का सेकंड कंपोनेंट, कर्ल Q क्या था, कर्ल Q के कंपोनेंट्स आए थे xi1 xi2 एंड xi3, उसका सेकंड कंपोनेंट दैट इज xi3 Q1 माइनस xi1 Q3। इसकी ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें वहाँ पर एज इट इज सब्स्टिट्यूट करनी है। ये जो इसके अंदर 6 टर्म्स हैं, 6 की 6। देखिए मैंने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको हमने और सिंपलर फॉर्म में करना है, वही सेम काम जो हम अब तक करते आए हैं। इस बीच वाली टर्म को एक्सपेंड कर दीजिए, डेट इज फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़, सेकेंड टर्म के अंदर 1/2 R एज इट इज़। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आ जाएगा 2Q1 कर्ल Q1 बाय कर्ल ऑफ थीटा। नेक्स्ट टर्म के लिए 2Q2 अपॉन 2R कर्ल Q2 बाय कर्ल थीटा। अगली टर्म के लिए हमें क्या करना है 2Q3 अपॉन में 2R कर्ल Q3 बाय में कर्ल थीटा। उससे नेक्स्ट टर्म के लिए देखिए ये 3 टर्म्स खोलने में प्रॉब्लम थी, उसके बाद बाकी की 6 टर्म्स हमने एज इट इज़ कॉपी करनी है। उन सारी टर्म्स को लिखने के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप में चेक क्या करना है कि कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो कैंसिल आउट होंगे। उससे भी पहले हम एक बार सारे ये वाले 2 कैंसिल आउट कर लें, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट होएगी नहीं तो वो एज इट इज़ हमने लिख ली। सेकेंड टर्म Q1 कर्ल Q1 बाय कर्ल थीटा अपॉन R भी है। देखिए ये सेम टर्म हमें यहाँ भी मिल गई और यहाँ भी मिल गई। अब Q2 कर्ल Q2 अपॉन कर्ल थीटा बाय R, ऐसी कोई टर्म है नहीं। नेक्स्ट Q3 बाय R कर्ल Q3 बाय कर्ल थीटा, ये वाली टर्म कहीं पे है, यस दीज 2 टर्म्स। नेक्स्ट Q1 Q2 ये कहीं नहीं है, Q1 कर्ल Q2 बाय R ये भी कहीं नहीं है, Q3 बाय R कॉट थीटा Q3 ये वाली टर्म भी कहीं नहीं है और ये लास्ट वाली टर्म भी कहीं पर नहीं है। देखिए एक बार अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखा दूँ यहाँ पर, अगर आपको माइंड में रखना है ना कि कौन सी टर्म कटेंगी कौन सी नहीं, ये पता कैसे चलता है। जिन भी टर्म्स के आगे देखिए सेकंड कंपोनेंट है तो यानी कि वेलोसिटी का सेकंड कंपोनेंट Q2, जहाँ पर भी कर्ल के साथ ऊपर Q2 था वही टर्म्स बचेंगी, बाकी सारी कैंसिल आउट होंगी, ठीक है। देखिए इसके अंदर भी Q2 था ये बच गई, इसके अंदर Q1 था ये कैंसिल आउट होनी थी। अगर ये कैंसिल आउट ना होती तो हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। Q2 था बच गई,
इसके अंदर कर्ल था ही नहीं, तो इसने तो वैसे ही बच जाना था। कर्ल Q2 था तो ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, यहाँ पर था ही नहीं कर्ल में कोई स्टेटमेंट, तो इसलिए ये भी कैंसिल आउट नहीं हुई। यहाँ पर कर्ल Q था तो पक्का इसने कैंसिल आउट होना था, और यहाँ पर कर्ल Q2, तो इसलिए ये वाली टर्म भी लास्ट के अंदर बच गई। अब देखिए हम बाकी सारे टर्म्स को लिख देंगे जो हमारे पास रिमेनिंग है, डेट इज़ यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्टली Q1, मैंने आपको कहा था इन टर्म्स को सीक्वेंस में लिखते हैं, तो पहले मैंने Q1 वाली लिख ली ढूंढ कर, उसके बाद ये Q2 वाली लिख ली, उसके बाद मैंने यहाँ पर Q3 वाली टर्म देखी कहाँ पर है, यदि लास्ट Q3 R साइन थीटा कर्ल Q2 बाय कर्ल साई, ठीक है। इसके बाद जो हमने टर्म लिखी वो है Q1 Q2 बाय में R, ठीक है। इसके बाद की जो टर्म है वो है ये वाली माइनस में Q3 स्क्वायर कोट थीटा बाय में R, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब हमने अभी तक डिफरेंशियल ऑपरेटर की जो वैल्यू ली थी वो क्या थी, d बाई डी टी कर्ल बाय कर्ल t q कर्ल बाय कर्ल r Q2 बाय R। देखिए ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू मैं इतनी स्पीड से लिख रही हूँ, ये ना तो मैं कहीं से देख के लिख रही हूँ, सिर्फ इसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक है वो मुझे आती है। उसमें देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, सिर्फ हमें एक ही बात का ध्यान रखना होता है इसको लिखते हुए। फर्स्ट कंपोनेंट कर्ल बाय कर्ल t तो सब में ही आएगा, देन Q1 Q2 Q3 बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगे, बेशक चेक कर लीजिए, ठीक है। Q1 Q2 Q3 अपॉन में आते हैं H1 H2 H3 डेट इज़ 1 R R साइन थीटा, और यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल R थीटा फाई द कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल, तो यहाँ पर R थीटा साई बाहर 1 R R साइन थीटा Q1 Q2 Q3। सिलेंड्रिकल के केस में जब हमने किया था तो यहाँ पर 1 R 1 आए थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर H1 H2 H3 1 R 1 थे, ठीक है। अब F2 की फाइनली हम वैल्यू लिखते हैं dQ2 बाई dt, ठीक है, क्योंकि Q2 सबके अंदर से बाहर निकालना था, प्लस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा Q1 Q2 बाई में R माइनस Q3 स्क्वायर कॉट थीटा बाई R। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है बिल्कुल सही वैल्यू है, लेकिन स्टिल अगर हमें माइंड में यूँ है कि नहीं हमें Q1 Q2 Q3 के अंदर सॉल्व नहीं करना, हमें तो कंपोनेंट्स की वैल्यू U1 U2 U3 के अंदर ही निकालनी है, तो कर्ल बाय कर्ल t U2, क्योंकि हम क्या लेते हैं Q1 इज इक्वल टू U, Q2 इज इक्वल टू V, Q3 इज इक्वल टू W, ठीक है। तो यहाँ पर V प्लस Q1 Q2 UV बाई R माइनस W स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन में R, यही आएगी F2 कंपोनेंट की वैल्यू। एंड नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज F3। देखिए F3 कंपोनेंट को निकालते हुए हमें वही सेम काम करना है जो हमने F2 और F3 में किया। अब हम F3 को थोड़ी सी स्पीड के साथ करते हैं। देखिए इसका थर्ड कंपोनेंट कर्ल Q3 बाई कर्ल t, ये एज इट इज़। नेक्स्ट प्लस के अंदर सेकेंड टर्म का थर्ड कंपोनेंट है, ये पूरा हम लिख देंगे एज इट इज़। और इसके बाद देखिए हमने क्या किया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ कर्ल Q क्रॉस Q डेट इज़ दिस होल वैल्यू, ये एज इट इज़ हमने वहाँ लिख देनी है। देखिए ये चीज़ एज इट इज़ लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, वही सेम काम इस बीच वाली टर्म को एक्सपेंड करना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ प्लस इसको एक्सपेंड किया तो 2Q1 2R साइन थीटा कर्ल Q1 अपॉन में कर्ल साई प्लस में 2Q2 कर्ल Q2 अपॉन में कर्ल साई 2R साइन थीटा प्लस में 2Q3 2R साइन थीटा एंड कर्ल Q3 बाय में कर्ल ऑफ साई, ठीक है। ये तीन टर्म तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इनको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू साई, और बाकी की रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए ये सारी टर्म्स लिखने के बाद अब देखिए कैंसिल कौन कौन सी टर्म होंगी, या तो वही वाली ट्रिक यूज़ कर लीजिए
कि जिनके साथ भी Q3 है वो बचेंगी, कर्ल के साथ Q3 वाली टर्म बच जाएगी। बेशक हम एक बार कट करने के बाद चेक भी कर देंगे क्योंकि F3 इज़ द थर्ड कॉम्पोनेंट। यहाँ पर कर्ल Q3 है तो इसने तो पक्का ही लास्ट के अंदर बच जाना है Q1, ये ज़रूर हमें सिमिलर टर्म मिल जाएगी। पहले तो 2 से 2 कैंसिल किया, इसके बाद देखिए Q1/r sin थीटा, ये एज इट इज़ टर्म यहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म के अंदर जब हमने 2 से 2 कैंसिल किया तो Q2/r sin थीटा, ये एज इट इज़ टर्म यहाँ रखी हुई है। और नेक्स्ट के अंदर 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ पर कर्ल Q3 है तो ये वाली टर्म कहीं पर रिपीट नहीं है, और भी बाकी की कोई भी टर्म रिपीट नहीं है। जो टर्म कैंसिल होंगी वो कैंसिल कर देंगे, फाइनली बचेंगी हमेशा वही टर्म्स। जैसे कंपोनेंट अगर थर्ड है तो Q3 वाली, जिनके आगे पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ Q3 विद रिस्पेक्ट टू समथिंग है, वही टर्म्स बचेंगी। ये माइंड के अंदर इस चीज़ को रखने का एक तरीका है। नाउ अब हम यहाँ पर बची हुई टर्म्स को लिख रहे हैं। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 8th एंड 9th टर्म, ये सारी की सारी हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इन सारी टर्म्स को लिखने के बाद हमें पता है कि d/dt की वैल्यू, यानी कि इस डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू आती है कर्ल बाय कर्ल t Q1 कर्ल बाय कर्ल r। अब देखिए अब आप सब भी इसको बहुत स्पीड से लिखना सीख गए हैं। r थीटा, यहाँ पर r आएगा और थर्ड टर्म के अंदर आएगा Q3/r sin थीटा कर्ल बाय कर्ल साई, बिकॉज r थीटा साई 1r sin थीटा Q1 Q2 Q3। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट F3 की। अब हम जब फाइनली वैल्यू निकाल रहे हैं तो dQ3/dt प्लस के अंदर कौन कौन सी टर्म्स बच गई, सिर्फ हमारे पास एक तो देखिए ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो वैल्यू वहाँ पर लिखी है, एक बार ध्यान दीजिए ये वाली टर्म को मैंने ओपन करके नहीं लिखा यहाँ पर, तो मैं इसको बाद में लिख देती हूँ। Q1 Q2 Q3 अपॉन में r cot थीटा, ठीक है। यही टर्म कहीं से कैंसिल भी नहीं होगी और ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ऑपरेटर की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यही दोनों टर्म्स बच जाएंगी, ठीक है। देखिए अब Q1 Q3 अपॉन में r एंड Q2 Q3 अपॉन में r cot थीटा। अब ध्यान से देखिए इसी चीज़ को एक बार हम, अगर ये वाली जो हमारे पास अब F3 की वैल्यू है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें तो इसको कंपोनेंट्स चेंज करने, Q1 Q2 Q3 की जगह Q1 = U रखना है, Q2 = V और Q3 = W। अगर आपको Q1 Q2 Q3 की जगह U V W के अंदर रिप्लेस करना है तो वो इस क्राइटेरिया से हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो देखिए what is the value of dQ3/dt? Simply dW/dt, and Q1 Q3 is UW/r plus Q2 Q3 VW cot थीटा बाय में r, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास F3 की वैल्यू ये आ गई और हम तीनों ही कोऑर्डिनेट्स F1 F2 F3 स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन ऑल द कंपोनेंट्स ख़त्म। स्पेशली इस वीडियो के अंदर हमने किया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा स्फेरिकल के अंदर, और बाकी वीडियोस में भी अगर आपको कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।